हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से हैं। इकोलॉजी का ये एक चैप्टर है क्लास 12 का। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 और मोर स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग सेम जोग्राफिकल एरिया, 2 और मोर स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग सेम जोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक ही जगह पर सेम जोग्राफिकल एरिया में दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के ग्रुप को क्या बोला जाता है। मतलब एक ही एरिया में एक ही समय के दौरान दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ अगर सर्वाइव कर रही हैं, उनकी पॉपुलेशन एक ही जगह पर सर्वाइव कर रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है कम्युनिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलीवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इज। सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल रिलीवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर कौन सा है? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से आपको मोस्ट रिलीवेंट बताना है। तो मोस्ट रिलीवेंट फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस इज टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरनमेंट, या टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, या डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल, या प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज्ड इन होम्योपैथी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में होमोस्टैसिस के बारे में पूछा कि इनमें से होमोस्टैसिस क्या है। तो देखो, होमोस्टैसिस का मतलब होता है अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करके रखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, बिकॉज टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इज नोन एज होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस, ठीक है, स्टैटिक रखना। उसके बाद बात आती है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस मैनी जूप्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नोन टू बी एंटर स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में लेक या पॉन्ड में प्रेजेंट होने वाले बहुत सारे जूप्लैंक्टन स्पीशीज एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज में एंटर कर जाते हैं। उस सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज को क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन या डायपॉज, ये पूछा गया। तो डॉर्मेंसी भी नहीं होगा, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन नहीं, डायपॉज इज द करेक्ट आंसर। डायपॉज इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन species overlap in their distribution, population overlap in their ranges, population is at its carrying capacity, या reproductive rate is at its maximum। तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का पूछा गया है कि कब इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है एक ही पॉपुलेशन की, एक ही स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन होना। इंट्रा मतलब एक ही इस तरीके की स्पीशीज़ के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है उसको बोला जा रहा है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और ये कंपटीशन जब ज़्यादा होता है जब अपनी ये एक कैरिंग कैपेसिटी को टच कर जाते हैं। कैरिंग कैपेसिटी तक अगर पहुंच गए तो वहीं उसी पॉइंट पर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कंपटीशन के दौरान सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कितने सर्वाइव कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट फॉर इटसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो देखो, इसमें बोला गया कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर के अंदर या उसके ऊपर सरवाइव करे और उसी से न्यूट्रिएंट ले रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को बोल रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रह के उससे न्यूट्रिएंट डिराइव लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है पैरासाइट। पैरासाइट का होस्ट होता है और प्रे होता है प्रेडेटर का। प्रे इज द फूड ऑफ प्रेडेटर। ओके, चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन था पैरासाइट। नेक्स्ट है, डार्विनियन फिटनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। डार्विन ने जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग डार्विनियन फिटनेस जो जिसको हम बोलते हैं वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? डार्विनियन फिटनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय हाई आर वैल्यू। जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा फिटनेस होगी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन एज पिरामिड रिप्रेजेंट। ये एक एज पिरामिड है, इसमें आपको बताना है कि ये क्या शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है, सॉरी प्री और रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव नहीं, ये पोस्ट हैं, ये रिप्रोडक्टिव हैं और ये प्री हैं। तो प्री और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसका मतलब ये फास्ट ग्रोइंग नहीं है, स्लोली एक्सपेंडिंग नहीं है, डिक्लाइनिंग नहीं है, ये है एक स्टेबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट 4 फैक्टर्स डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए 4 फैक्टर हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेबल्ड फेसेस ए बी सी इन द गिवन सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये एस शेप कर्व है जिसको कि सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बोला जाता है और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहलाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का है ये, जिसमें कि आपको ए बी सी बताने हैं। यहाँ पे जो ये ए है, ए इज़ द लैग फेज, बी इज़ द लॉग फेज जिसको कि एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है और सी एक स्टेशनरी फेज है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा लैग, लॉग और स्टेशनरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्टली लेबल्ड विद रेस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम। ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है इसके रेस्पेक्ट में करेक्ट लेबलिंग किसकी है। तो देखो ये समझ लो, ए इज द कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ऑर्गेनिज की, तो ये के है। बी, ये वाला जो ग्रोथ आपको कर्व दिख रहा है ये ग्रोथ कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है और ये जो ग्रोथ कर्व आपको दिख रहा है ये अभी अभी हमने समझा ही, ये लॉजिस्टिक है। तो देखते हैं, बी लॉजिस्टिक गलत हो गया, सी कैरिंग कैपेसिटी गलत है, एक्सपोनेंशियल गलत है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज कैरिंग कैपेसिटी, ए कैरिंग कैपेसिटी है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स व्हेन देयर इज। लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है, जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं, नो इनिबिशन फ्रॉम क्राउडिंग, या अ फिक्स्ड कैरिंग कैपेसिटी। अभी जैसे कि हमने पिछले वाले इसमें भी देखा, देखो फिक्स कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद पॉपुलेशन जो है स्टेबल चली जाती है, मतलब स्टेशनरी हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अ फिक्स्ड कैरिंग कैपेसिटी। मोनार्च बटरफ्लाई, मोनार्च बटरफ्लाई एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स बाय। मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है वो अपने प्रेडेटर से कैसे बचती है, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, बिटर टेस्ट की मदद से ये अपने प्रेडेटर से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 इज मिमिक्री इज। मिमिक्री क्या है, मिमिक्री एक ऐसा प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की, या कह सकते एडेप्टेशन है, इवॉल्व्ड कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी अपने प्रेडेटर से बच जाता है, रिजेम्बलेंस होने की वजह से, सिमिलैरिटी होने की वजह से। जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जिनका कलर ग्रीन है और उनके जो विंग्स हैं वो विंग्स भी इस तरह से हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि एक लीफ है। तो लीफ और उन इंसेक्ट्स में डिफरेंस नहीं हो पाता है, मतलब इतनी जल्दी रिजेम्बलेंस होने की वजह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता प्रेडेटर और वो बच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मिमिक्स, इसी को बोला जाता है मिमिक्री। ठीक है, तो मिमिक्री क्या है, एक इवॉल्व्ड रिजेम्बलेंस है बिटवीन ऑर्गेनिज्म और ऑब्जेक्ट के बीच में। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे कि एक ट्री की बार्क है, उस ट्री की बार्क पे एक मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है, मोथ जिसको बोलते हैं, मोथ बैठ जाते हैं और उनका कलर बिल्कुल सेम बार्क से मैच करता है, जिस वजह से वो बच जाते हैं अपने प्रेडेटर से। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्री फ्रॉग, ग्रीन कलर का ग्रीन फ्रॉग जो होता है और ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, उनसे बच जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिजेम्बलेंस लेके आते हैं, कुछ सालों के अंदर अपने अंदर इवॉल्व्ड रिजेम्बलेंस लेके आते हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, जिस वजह से वो अपने प्रेडेटर से बच जाते हैं। जीरो कॉल्स क्या हैं, जीरो कॉल्स देखो ये तो लर्न करने वाली चीज़ें हैं। जीरो कॉल्स वो एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट में रहना सीख चुके हैं, एनिमल्स अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट। ठीक है, जीरोफाइट्स डेजर्टिक प्लांट्स को बोला जाता है और डेजर्टिक एनिमल्स को क्या बोला जाता है, जीरो कॉल्स। डेजर्टिक प्लांट्स को बोला जाता है जीरोफाइट्स और डेजर्टिक एनिमल्स को बोला जाता है जीरो कॉल्स।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बायोम दैट इज नॉट करेक्टली मैच इन द फिजिकल पैरामीटर्स गिवन इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में मीन एनुअल टेम्परेचर दिया हुआ है और कॉलम 2 में मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन दिया है। इसमें से आपसे बोला है कि कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें जो है इसमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट सही आंसर, मतलब टिक आपको ये लगाना है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो हैं मैच नहीं कर रही हैं। ये आप चेक भी कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, उससे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका जो आपको टिक लगाना है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स अभी मैंने बताई, डेजर्टिक प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट वाले प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, उनको बोला जाता है। जनरली डू नॉट पजेस, इनके पास क्या नहीं होता, अ थिक क्यूटिकल, ये तो होती है। स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल टिश्यू, वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू। वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यूज भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल टिश्यूज भी होते हैं, इनके पास स्पंजी पैरेन्काइमा नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन्स। इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन्स में बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। सर्दी के समय पर बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है इनमें से ह्यूमंस में। ह्यूमंस कैसे सर्दी के समय अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं, ये आपको बताना है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड शिवरिंग, वैसोडाइलेशन एंड शिवरिंग, वैसोडाइलेशन एंड स्वेटिंग या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड स्वेटिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड शिवरिंग। ऐसा क्यों, देखो शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कब आना, ठीक है। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स हो जाती हैं नैरो, ब्लड वेसल्स हो जाती है नैरो। नैरो होने की वजह से वो रेस्ट्रिक्ट करती हैं ब्लड फ्लो को, रोकती हैं, और ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो पाता है स्किन से, जिस वजह से स्किन तक, जिस वजह से जो हीट लॉस होता है वो हीट लॉस कम हो जाता है। मतलब ये अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की मदद से हीट लॉस रिड्यूस होता है बॉडी से, हीट लॉस फ्रॉम बॉडी reduces heat loss from body, बॉडी से हीट लॉस कम होता है। शिवरिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी बॉडी से हीट लॉस को रिड्यूस कर देते हैं। वैसोडाइलेशन में क्या होता है, वैसोडाइलेशन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स ब्रॉड हो जाती हैं, और ब्रॉड हो जाने की वजह से ब्लड फ्लो होता है, स्किन तक पहुंचता है और वहाँ से उसका एवेपोरेशन, जिस वजह से हीट लॉस हो जाती है, ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू हीट लॉस हो जाती है बॉडी से। मतलब गर्मी के समय पे वैसोडाइलेशन और स्वेटिंग होती है और सर्दी के समय पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड शिवरिंग होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड शिवरिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रीक वर्ड फॉर इकोलॉजी। ये जो इकोलॉजी टर्म है, ये इकोलॉजी टर्म अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है। इन्होंने ये टर्म जो है एक ग्रीक वर्ड ऑइकोलॉजी से लिया था, ऑइकोलॉजी, जिसका मतलब होता है एनिमल्स का इंटरेक्शन, कि एनिमल्स जो हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड, जो अपने आसपास जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे, और साथ के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंटरेक्ट होते हैं, ये इस टर्म से पता चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स विद पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो देखो इकोलॉजी जो है वो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के साथ साथ जेनेटिक्स, इन दोनों से लिंक करती है। और क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन इवोल्यूशन और पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करेंगे। तो इकोलॉजी टू इवोल्यूशन बात ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन इवोल्यूशन और आधी अधूरी है। दूसरा भी सेम का केस है, लेकिन थर्ड वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, फॉजोरियल्स रेफर्स टू। फॉजोरियल्स कौन से एनिमल्स होते हैं। फॉजोरियल्स को पढ़ते ही बच्चों के दिमाग में आएगा ये फॉजल्स वाले एनिमल्स हैं, लेकिन नहीं। फॉजोरियल्स वो एनिमल्स होते हैं दैट आर अडेप्टेड टू बरोइंग, जो बिल बनाते हैं, बरोइंग करते हैं, उन एनिमल्स को बोला जाता है फॉजोरियल्स, ठीक है, बिल बनाने वाले जो एनिमल्स होते हैं। अंडर स्पेशल circumstances which of the following affect population density, पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाला इनमें से कौन सा फैक्टर है, ये आपको बताना है।
ठीक है, नॉट या बी मतलब बर्थ रेट, डी या आई इमाइग्रेशन, डेथ रेट और बर्थ रेट, इनमें से कौन सा है? तो देखो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का बोला है, तो इसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में तो इमाइग्रेशन होगा, इमाइग्रेशन अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बोला जाए, नॉर्मल, अगर आपसे नॉर्मल बोला जाता है तो नॉर्मल में आपको इमाइग्रेशन नहीं बर्थ रेट करना है, बर्थ रेट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। 4 बेसिक प्रोसेसेस की वजह से डेंसिटी पॉपुलेशन की फ्लक्चुएट होती है। तो आपको ए और बी बॉक्स में क्या आएगा ये बताना है। तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी में 2 चीज़ें ऐड होती हैं, एक तो बर्थ रेट, भाई जिनकी बर्थ हुई उनको ऐड करेंगे, दूसरा इमाइग्रेशन, और जिनकी डेथ हो गई वो तो पॉपुलेशन से बाहर निकल गए, और जो ई माइग्रेशन की है वो भी बाहर निकल गए। मतलब ई माइग्रेशन मतलब इस पॉपुलेशन से किसी दूसरी पॉपुलेशन में चले गए, कहीं दूर चले गए, और इमाइग्रेशन होता है दूर से अपनी पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन में आ गए हैं, ठीक है, कहीं दूर से आए हैं, यहाँ रहने लग गए तो वो ऐड हो गए पॉपुलेशन में। बर्थ रेट को नेटेलिटी बोलते हैं और डेथ रेट को बोलते हैं मॉर्टेलिटी। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे आएगा बी प्लस मतलब नेटेलिटी प्लस इमाइग्रेशन, और यहाँ पे आएगा मॉर्टेलिटी प्लस ई माइग्रेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 द इक्वेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ऑफ द पॉपुलेशन हैज आर दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में आर होता है, इसका मतलब क्या है? एक्सट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये ठीक होता अगर ये इंट्रिंसिक होता। एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ ओनली बायोटिक फैक्टर्स, तो सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स का तो पॉपुलेशन पे फर्क पड़ता नहीं है ना, ये एबायोटिक भी होते हैं, तो ये इस वजह से गलत हो गया। फॉर नॉर्वे रेट इट्स वैल्यू 0.15, ये गलत हो गया। फॉर फ्लावर बीटल इट इज़ 0.12, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है व्हाट डज के मीन्स। के मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसमें पहले ऑप्शंस देखते हैं। नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल ठीक है, नेचर्स की जो कैरिंग कैपेसिटी होगी, अपने नेचर की जो कैरिंग कैपेसिटी है। ऑप्शन नंबर 2 में बोला है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज सपोर्टेड बाय नेचर, ठीक है, एज पर द रिसोर्सेज अवेलेबल। ये बात भी ठीक बोली है कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से नेचर में कितने नंबर में स्पीशीज सपोर्ट की जा रही हैं। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज अंडर प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेज, ये भी ठीक है। मतलब इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन 3 तो लगते नहीं है, तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन थे, वो 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इकोलॉजी के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इनको आप पढ़ें और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी। लेकिन इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।